आपकी दो गोले, आपके दो गोले, एक गोले का नाम ए है, एक गोले का नाम बी है। आवेशित करने से पहले मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी। आवेशित करने से पहले पहले वाले गोले का द्रव्यमान दूसरे वाले गोले के द्रव्यमान के बराबर है। आवेशित करने से पहले की घटना है। इसको क्यू चार्ज दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। अब ये बताना है किसमें द्रव्यमान बढ़ेगा किसमें कम होगा। एक हमने घटना बताई थी, अगर निगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। निगेटिव चार्ज कब होगा? इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आए हो। बात क्लियर है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। पॉजिटिव चार्ज कब होता है? इलेक्ट्रॉन वस्तु जाती है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों को होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल जाएगा, इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा उसका। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में आ जाएगा तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। इसको प्लस दिया गया, सॉरी माइनस दिया गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी, इसको प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया होगा तो कितना द्रव्यमान बढ़ा होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन के ये तो पता नहीं, लेकिन माइनस क्यू चार्ज दिया, ये बात तो है इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका जो द्रव्यमान है इसका वो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसे पॉजिटिव था इलेक्ट्रॉन कमी, इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो जाहिर सी बात इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन एक समस्या यहाँ पर दिख रही है, जैसे तुम्हारे सर में बात है, 2-4 से वालों का बुखार है, तुम जान नहीं पाओगे 2-4 बार हमारी कंबाइन की जा रहा है, इतनी ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता बहुत कम। 2-4 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से चले जाए या 2-4 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में आ जाए तो हाँ ये कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा। लेकिन कमी बढ़ोतरी होती है ना के बराबर, लेकिन इसमें बढ़ोतरी मानी जाएगी, इसमें आपकी कमी मानी जाएगी। फिर बार वाली बात नहीं है, 2-4 से वाला निकाल लें तो कमी आपको समझ में नहीं आएगी हमारे 2-4 से वाला का होगा। तो इतनी बड़ी संख्या में बहुत छोटी राशि जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर लिखिए। पहला चित्र बच्चों ये है आपका, इसमें जितने भी चित्र दिखाई दे रहे हैं इन डायग्राम में आपको ये बताना है कौन सा डायग्राम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा डायग्राम एक समान वैद्युत क्षेत्र को और कौन सा डायग्राम असमान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो समान वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है? समान वैद्युत क्षेत्र के लिए उनका मैग्नीट्यूड, उनके डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र के साथ परिमाण और दिशा समान होना चाहिए, परिमाण और दिशा समान होना चाहिए। देखिए एक लाइन इधर जा रही है, एक अंदर जा रही है, डायरेक्शन क्या समान है? नहीं। एक लोग इधर, एक लोग इधर, एक लोग नीचे का है, एक रेखा इस तरफ है, एक रेखा इस तरफ है, एक रेखा इस तरफ है, तो इसकी दिशा भी समान नहीं है और परिमाण भी समान है। देखो यहाँ लंबाई ज्यादा है, यहाँ लंबाई और ज्यादा है, देखो यहाँ गैपिंग इतनी है, यहाँ गैपिंग ज्यादा, यहाँ गैपिंग कम है, यहाँ और कम गैपिंग है। तो ये परिमाण क्या होगा? इसका अलग अलग हो गया, दिशा भी अलग हो गई। पहला वाला जो डायग्राम है वो असमान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे वाले में आते हैं, डायरेक्शन तो सेम है, दिशा तो ऐसी है, सभी रेखाएं एक दिशा में जाएंगी, लेकिन इनका जो परिमाण है वो क्या अलग। देखिए इधर गैपिंग हो जाता है, इधर गैपिंग कम है, तो इनका परिमाण एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए डायरेक्शन और परिमाण दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, इधर आओ, तुम्हें हो सकता है इसमें डाउट लगे कि ये डायग्राम है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नहीं। क्यों? जी ये गैपिंग तो बराबर है, गैपिंग तो बराबर है, परिमाण तो बराबर, लेकिन दिशा जी इधर कहाँ है? जी और नीचे है, जी और नीचे है, दिशा अलग है नहीं भाई। देखिए जी इतने नीचे आ रहे हैं, जी ऊपर थोड़े ऊपर, जी थोड़ी ऊपर है, मतलब जी अगर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जी ऐसे, दिशा क्या है? अलग। बिल्कुल एक ही होना चाहिए, बिल्कुल एक ही शुद्ध है। इधर आ जाओ, इधर क्या है? आपकी गैपिंग भी समान है और सभी लोग एक डायरेक्शन है, बिल्कुल एक डायरेक्शन वो है ना, सभी लोग सामने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सामने, इसमें नहीं जा रहे हैं। सब आपको डाउट लग रहा होगा, वो डाउट रहते हैं। इसमें नीचे है, इसमें जी नीचे है, इसमें एक डायरेक्शन है, पार्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं बोल सकते कि पूरब की ओर है कि पश्चिम की ओर है, इनको कह सकते हो एक दिशा है ना। सभी लोग आगे की ओर, सभी लोग आगे की ओर, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, इसमें मैग्नीट्यूड बराबर है, इसमें डायरेक्शन सेम है लेकिन इसका परिमाण अलग है, इसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों अलग है, इसमें परिमाण तो समान है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसमें दोनों चीजें सही हैं, परिमाण भी समान है और डायरेक्शन भी सेम। तो ये वाला डायग्राम है वो डायग्राम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट। क्वेश्चन में लिखा है ये बताना है न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मान, समझिए। तो हमने दो सूत्र पढ़े थे, एक तो E बराबर पढ़ा था L बटे Q और एक सूत्र पढ़ा था उसमें E बराबर V/D। अगर यहाँ से मात्रा निकालती है तो क्या निकलता है बोलो? F का मात्रक न्यूटन हो जाता है, अब इसका मात्रक क्या हो जाता है? कूलम। तो ये बना आपका न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ लिखो वोल्ट,
दूरी का क्या मीटर, तो ये आया वोल्ट प्रति मीटर। कहानी समझ आ गई हमारी। तो यहाँ से जो बात स्पष्ट हो जाती है कि E बराबर F/Q से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक निकालते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम निकलता है, और E बराबर V/D से मात्रक निकालते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर निकलता है। अगर कभी आ जाए ये पूछते सर क्या ये और ये एक ही भौतिक राशि की मात्रक है? हाँ बिल्कुल है, ये जे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है, जे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है। सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, स्पष्ट करो तो ऐसे कर सकते हो। देखो आप वोल्ट प्रति मीटर को लेके चलो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया वोल्ट प्रति मीटर। सुनो, वोल्ट को क्या कह सकते हो तुमने सूत्र पढ़ा, V बराबर W/Q। W बोलो क्या होता है? W जूल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? कूलम। तो जहां पर और V का वोल्ट हो गया, तो जहां पर वोल्ट लिखा है वहां पर हम जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, रखिए आप। तो जहां पे वोल्ट लिखा है वहां कर दिया हमने जूल प्रति कूलम। गौर करें सब अच्छे से, और आपका मीटर फटे में चले रहा मीटर लिख दो। और सुनो हमारी बात, ये सीख लो, बहुत काम आएगा कि जहां पर वोल्ट लिखा वहां पर जूल प्रति कूलम लिखेंगे, और जहां पर जूल लिखा है वहां पर लिखेंगे न्यूटन मीटर। बताओ क्यों? तो कार का मात्रक होता है ना जूल बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल का न्यूटन और मीटर बन सकते हैं। जूल को लिखेंगे न्यूटन मीटर और वोल्ट को न्यूटन प्रति कूलम। तो जहां पर जूल लिखा है वहां लिख देंगे हम न्यूटन, क्या लिख देंगे? न्यूटन मीटर बटे क्या चल रहा? कूलम चल रहा हमारा 1/मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बोलो? न्यूटन प्रति कूलम। ये मात्रक आपके बन गए, एक तो बन गया न्यूटन प्रति कूलम। देखो वोल्ट प्रति मीटर को सॉल्व किया, क्या आया? न्यूटन प्रति कूलम। जे भी न्यूटन प्रति कूलम, दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ से बात तय हो जाती है कि वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम एक ही भौतिक राशि के मात्रक। हालांकि इस तो हमें यहाँ कर दे, सिर्फ ऐसे करो। जी मान के चलो एक बूंद है, क्या है? ये मान स्मॉल है, इसका द्रव्यमान है, और चार्ज कितना है? Q। ठीक है, गिरने से रोकना है, गिरने से रोकना है। तो भार कहाँ को काम करता है? नीचे को, यानी कि mg जो भार है वो नीचे को काम कर रहा है। ठीक है, अब बल तो रोकेगा, उस पर लगने वाला जो वैल्यूज बल है वो कितना है? F। और F कितना होता है? F होता है QE। तो यहाँ पर होगा आप उसका चार्ज है कितना? Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, तो QE। तो इसका जो भार को बैलेंस करेगा वो बल बैलेंस करेगा। बल कितना होगा? QE। कुछ चीज नीचे लटकी है, बैलेंस करना है तो ऊपर बल लगा। ठीक है, तो भार कर रहा नीचे को काम, बल कर रहा ऊपर, तो बैलेंस होगी। तो ये वैद्युत बल का मान इसके बराबर होना चाहिए, भार के कभी वो चीज बैलेंस हो पाएगी। तो बल कितना है आपका? बल है आपका QE किसके बराबर होगा? mg के। अगर यहाँ से E का मान निकालेंगे तो E बराबर क्या निकलेगा? E बराबर निकलेगा mg/Q। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस बूंद को गिरने से रोकने के लिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पहले मुझे बताना है इन पर लगने वाले वैद्युत बल समान होती है या नहीं। पहली बात, जो बल का फार्मूला होता है वैद्युत बल का, वो क्या होता है? Q × E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बराबर होगा। अब Q क्या है? चार्ज यानी कि आवेश। तो जितना प्रोटॉन पे आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जितना कि प्रोटॉन पे आवेश होता है उतना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, और E दोनों के लिए समान है। तो वैद्युत बल दोनों के लिए कैसे होने चाहिए? समान। हमारी बात आपको समझ में आई? एक बार सुनो, F बराबर QE सूत्र से हम वैद्युत बल की गणना करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। Q माने चार्ज, E माने इलेक्ट्रिक फील्ड। E तो दोनों के लिए बराबर है, और चार्ज भी दोनों के लिए बराबर होता है, इतना इलेक्ट्रॉन इतना प्रोटॉन के लिए। तो इस पर लगने वाला वैल्यू बल क्या होगा? समान। ठीक, अब बात कर लेते थोड़ा कि तुमने फार्मूला पढ़ा होगा F बराबर ma, स्टडी किया है। A बराबर क्या निकलेगा? A बराबर निकलेगा F/m। अब F दोनों के लिए तो बराबर है, F दोनों के लिए बराबर है, तो A जो है किसके समानुपाती आया? m के। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो वो कम होता है किससे? प्रोटॉन के द्रव्यमान से। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का कम होता है। ये बात तो समझते हो ना? अगर इतनी बात है यार तो पढ़ाई करना है ठीक, हमारे चले जाओ, हमारा जब क्यों फालतू फिर इसको फायदा नहीं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। प्रोटॉन का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जिसका द्रव्यमान कम उसके लिए त्वरण ज्यादा। तो किसका कम? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम,
इसलिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत का बाद काफी क्लियर होती। हमें 2 या 2 से अधिक आवेशों को इस प्रकार रखना है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अवरोध शून्य हो जाए। ऐसा संभव है नहीं, इस वाक्य में पुष्टि करनी है। ठीक है, समझिए। एक बिंदु J मान लिया, P बिंदु मान लिया और हमने Q बिंदु मान लिया। ठीक है, एक में हमने रखा प्लस Q चार्ज, एक पे रखा माइनस Q चार्ज। एक कल्पना कर रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं। बिंदु P पर आपका प्लस Q चार्ज, बिंदु P पर माइनस Q चार्ज। एक ऐसा बिंदु ढूंढो इस रेखा के बीच में दाएं बाएं कहीं भी ढूंढो कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र अवरोध दोनों शून्य आ जाए। पहले अंदर ही ढूंढ लेते हैं। इसकी मिड पॉइंट मान ले, क्या मान ले? मिड पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस पूरी हमने क्या मान ली? 2x। तो ये डिस्टेंस हो गई x और x। ठीक है, 2x मान ले, x हो गई। तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इसकी वजह से कहां की ओर? बाहर की ओर, और इसकी वजह से अंदर की ओर। एक ही डायरेक्शन में देखिए, इस आवेश की वजह से और इस आवेश की वजह से बिंदु r मान लो, बिंदु r का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है, और एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो शून्य होने के चांसेस है नहीं। तो यहां से बात ये समझ में आ गई कि बिंदु r पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। वो चेक कर लेते हैं। इसकी वजह से V1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि आवेश बटी दूरी, आवेश Q है, दूरी x है, और V2 मानो क्या कि आवेश बटे दूरी। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। B बराबर कितना हो गया? V1 प्लस V2। दोनों को जोड़ना कितना आएगा? 0 आ गया। बिंदु R पर विभव तो 0 मिल रहा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं मिल रहा। चिन्ह बदल के देख लेते हैं, चिन्ह बदल ले लो। प्लस कर लिया। अब इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, इसकी वजह से बाहर की ओर। देखिए इस कंडीशन में दोनों के चिन्ह बदल लिए, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 मिल गया, लेकिन विभव निकालते हैं। जब विभव निकालेंगे तो V1 ये रहेगा, V2 के साथ यहाँ पर हमने प्लस ले लिया, फिर प्लस हो जाएगा। फिर विभव निकालेंगे तो फिर जुड़ जाएगा आपका V1 प्लस V2। दोनों पॉजिटिव साइन है, 0 आने की चांस नहीं है। दोनों पॉजिटिव साइन जुड़ेंगे तो जुड़ा चांस नहीं है। तो कहीं 0 शून्य, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है और कहीं पर वैद्युत विभव 0 मिल रहा है। दोनों एक साथ 0 मिलना संभव नहीं